नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में आप सभी का हम स्वागत करते हैं और हमेशा की तरह अलग अलग विषय लेकर आते हैं। विषय से जुड़े हुए आपके सवालों को शामिल करते हैं। आपकी खेती किसानी को आसान बनाने का प्रयास इस कार्यक्रम के माध्यम से हम करते हैं और आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप लाइव अपने सवालों के साथ जुड़ते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। आज के हेलो किसान कार्यक्रम में किस विषय को लेकर हम हाजिर हुए हैं, ये विषय भी आप तक पहुंचा देते हैं। तो नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले आज के विषय कौन से रहने वाले हैं और कौन से विषय जुड़कर आप सवाल पूछ पाएंगे। बात करेंगे आज गन्ना कटाई उपरांत फसल संरक्षण और कीट प्रबंधन के आधुनिक तरीके किस प्रकार से हैं। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। गन्ना एक महत्वपूर्ण फसल है और इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं और गन्ने की आप अच्छी उपज लेना चाहते हैं तो किसी भी सवाल को आप पूछने के लिए अपने 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमेशा की तरह 3 माध्यम आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहला होता है टोल फ्री नंबर्स का। टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर है, नंबर नोट कर सकते हैं आप 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय किसान भाई 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। हमेशा हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने टेलीविज़न की आवाज़ कम रखें जब आप फ़ोन पर बात कर रहे हो। दूसरा, आप जहां से भी फ़ोन कर रहे हो वहां पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके और बिना किसी बाधा के आप तक आपकी समस्या का समाधान पहुंचाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता है उन किसान भाइयों के लिए व्हाट्सअप का भी सुविधा है। आप व्हाट्सअप का इस्तेमाल करके अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। आप व्हाट्सअप नंबर भी नोट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय किसान भाई अपना नाम और जगह का नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आप तीसरा विकल्प भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी का। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। इस विषय से जुड़े आपके जितने भी सवाल हैं, कोई नई जानकारी आप चाहते हैं, कोई मन में संशय है, कुछ नया आप जानना चाहते हैं, तो भी आप इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम हेलो किसान में जुड़िए और अपने सवाल पूछिए। अब रुक करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्याओं का करेंगे समाधान और इस विषय से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। तो सीधा रुक करते हैं स्टूडियो में मौजूद सबसे पहले डॉक्टर ए के सिंह जी का। डॉक्टर ए के सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सहायक निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। इसके साथ ही हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर अंकित वर्मा जी। आपका भी बहुत स्वागत डॉक्टर अंकित जी। आप वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से हैं। एक और हमारे साथ खास मेहमान स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आइए उनका भी रुक कर लेते हैं और आपका तारुफ उनसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संजीव पाठक जी स्काइप के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजीव पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप प्रसार अधिकारी गन्ना शोध संस्थान, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश से हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर ए के सिंह जी, आपका रुख करते हैं। गन्ना हमारे देश की बहुत प्रमुख फसल है और हमारे खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसानों की आजीविका का एकमात्र सहारा देखा जाए कैश क्रॉप के विभिन्न नाम से उसको जाना जाता है। हमारी सरकार गन्ना को प्रमोट करने के लिए और गन्ने से जुड़े हुए जो तमाम लाभ हैं किसानों तक मिल सके उसके लिए तमाम योजनाओं का प्रचार प्रसार समय समय पर करती रहती है और इसके परिणाम हमने देखे हैं कि किस प्रकार से उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी हो रही है। इस समय मौजूदा समय में किसान भाइयों के लिए क्या उपयुक्त व्यवस्थाएं हैं, क्या उपयुक्त स्कीमें हैं जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले मैं किसान भाइयों को जो है ये बताना चाहूँगा कि जो है गन्ना एक बहुत ही जो है महत्वपूर्ण औद्योगिक फसल है। कपास के बाद, कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग जो है दूसरे नंबर पर कृषि आधारित जो है ये फसल है गन्ना की हमारी जो है, जिसमें जो है भारत का सकल उत्पाद जो है 1.5 से लेके 2% तक जो है हमारा ये कंट्रीब्यूट करता है जी। इसमें जो है डायरेक्ट जो है किसान जो है गन्ना से जो जुड़े हुए हैं लगभग 5 करोड़ किसान भाई हमारे जुड़े हुए हैं और चीनी मिलों में लगभग 5 लाख श्रमिक हमारे ये जुड़े हुए हैं चीनी मिलों से। तो इस तरह से जो है ये गन्ना बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है हम लोगों के लिए। अच्छा, इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन के अंतर्गत योजनाएं चलाई जा रही हैं वाणिज्यिक फसलें गन्ना, जिसके अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के मद जो है उनके अंतर्गत किसानों को फ़ायदा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है, जिससे किसानों की जो है उन्नति बढ़ सके, उनकी जो है उत्पादन बढ़ सके। इस समय पूरे हिंदुस्तान का 53 लाख हेक्टेयर जो है गन्ना के अंतर्गत क्षेत्रफल है, जो कि पिछले 10 साल पहले जो होता था 50 लाख हेक्टेयर, वो अब 53 लाख हेक्टेयर हो गया। इन्हीं स्कीम्स के माध्यम से इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। बिल्कुल। और जो हमारा उत्पादन था, जो औसत उत्पादन था भारतवर्ष का, वो 70
टन प्रति हेक्टेयर था, जो कि आज की डेट में, आज की तारीख में 84 टन प्रति हेक्टेयर हो गया है। तो ये सब स्कीम्स के माध्यम से जो किसान फ़ायदा लेते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि किसान जो है जब कभी भी खेती करें तो वो पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करें। बिल्कुल सही बात। और इसमें जो है जो भी मद हैं, डिफरेंट मद जो हैं और जिनके द्वारा जो है ट्रेनिंग दी जाती है, बीज की उपलब्धता कराई जाती है, किसान भाई एक विशेष ध्यान रखें, जब भी आप खेती करें तो उस क्षेत्र के लायक जो उपयुक्त किस्म हो उस किस्म का जो है आप इस्तेमाल करें। और इसके अलावा उसका वैज्ञानिक पद्धति से आप जो है उसकी खेती करेंगे। अच्छा, जो स्कीम्स के बारे में मैं बताऊंगा, भारत सरकार की जो स्कीम्स है उसके जो डिफरेंट मद हैं और उन मदों के द्वारा जो है क्या क्या किसानों को सब्सिडी दी जाती है, ये मैं बताऊंगा। ये अंकित कुमार जी बताएंगे आपको जो है विस्तार से। जी, डॉक्टर अंकित कुमार जी, हम आपका रुख करते हैं और आपसे आगे की जानकारी को विस्तार देने के लिए निवेदन करते हैं। किसान भाइयों, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आपके हितों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाता रहता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन वाणिज्यिक फसलें गन्ना उसमें से एक योजना है जिसके अंतर्गत आपको लाभ दिया जाता है। इसके अंतर्गत सफसली से आपकी आय को बढ़ाने के लिए भारत सरकार अनुदान प्रदान करती है और आपके किसान भाइयों के खेत पे प्रदर्शन लगवाती है, जिसे किसान जब उससे लाभ प्राप्त होती है तो उसको देख के और किसान भी उससे उत्साहित होते हैं और वो भी लाभ कमाते हैं। इसके अलावा जो आप जानते होंगे कि गन्ने के बीज में सबसे ज़्यादा आपकी लागत आती है। इसके लिए बर्ड चिप के प्रदर्शन भी एकल कलिका जिसको बोलते हैं, बर्ड चिप के प्रदर्शन भी किसानों को अनुदान प्रदान किया जाता है। उस पर प्रदर्शन लगवाए जाते हैं अनुदान पे, जिससे जैसे 6 से 8 टन आपका गन्ने का बीज लगता है तो आपका 1.5 से 2 टन गन्ने का बीज मतलब बच जाता है उसमें। इसके अलावा टिश्यू कल्चर से आपके जो प्लांटलेट बनते हैं उस पर भी सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है और वो आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। कृषि रक्षा रसायन होते हैं जो जिसकी सरकार अनुदान देती है और गन्ना किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पे और राज्यों के स्तर पे बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम कराए जाते हैं और आपको बीज मिलता रहे इसके लिए सरकार जो है जो आपके बीज उत्पादक संस्थान उनको अनुदान देती है ताकि वो बीज उत्पादन कर सके। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एक और योजना है जिसके अंतर्गत आपको सरकार संस्थानों को अनुदान देती है कि वो प्रजनक बीज, आधारीय बीज और सर्टिफाइड बीज का उत्पादन करें और आप तक उसको पहुंचाएं। इसके साथ साथ बहुत सारी और योजना है जो सीधे गन्ने की योजना नहीं है, जैसे आत्मनिर्भरता दलहन मिशन जो है उसमें भी सफसली को बढ़ावा देने के लिए गन्ने फसल का समावेश किया गया तथा जिसमें गन्ने के साथ रबी सीजन में मसूर, चना और आपकी गर्मी के सीजन में मूंग, उड़द लगाने का प्रावधान है। इस तरह सरकार आपको लाभ देती है और आपके मूल्यों आपका गन्ना उचित मूल्य पर बिके, इसलिए मूल्य निर्धारण आप जब फसल लगाते हो उसके पहले सरकार द्वारा कर दिया जाता है। धन्यवाद जी। तो कुछ इस प्रकार की योजनाएं हैं जिसके लिए सरकार काम कर रही है ताकि इन योजनाओं का लाभ संस्थानों तक पहुंचे और संस्थानों के माध्यम से किसानों तक इन योजनाओं का लाभ हो। जो उद्देश्य इस योजनाओं का होता है वो किसानों तक लाभ पहुंचाने का प्रयास करने का लक्ष्य होता है। इसी प्रकार से और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजीव पाठक जी आपका रुख करते हैं। डॉक्टर संजीव पाठक जी, अगर हम गन्ने की बुआई को लेकर बात करें या गन्ने कटाई उपरांत फसल संरक्षण की बात करें या फिर हम बात करें कीट प्रबंधन के आधुनिक तरीके, अभी हमने कितने लक्ष्य रखे हुए हैं गन्ना उत्पादन में, या जो गन्ना उत्पादन हम कर पा रहे हैं वो उचित हमारे लिए मतलब कहने का है कि जितना हम गन्ना उत्पादन कर रहे हैं उसमें हम सहमत हैं, फुलफिल अपनी डिमांड्स को कर पा रहे हैं, या हमें अभी और उत्पादन को बढ़ाना है? जी बिल्कुल, आपने कहा। पहली बात तो इस समय चीनी मिलों में गन्ना आपूर्ति का कार्य चल रहा है और किसान भाई गन्ने की कटाई करके चीनी मिलों में आपूर्ति कर रहे हैं। तो गन्ने की कटाई के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे प्रमुख बात यह है कि किसान भाई इसमें जो गन्ने की कटाई कर रहे हैं वो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें। कई बार ऐसा होता है कि जमीन की सतह से 5 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई करते हैं। ऐसा हमारे एक्सपेरिमेंट में पाया गया है कि अगर 1 हेक्टेयर में
5 से 7 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई करते हैं तो हम 8 से 10 कुंटल गन्ना अपने खेत में ही छोड़ देते हैं। और वो गन्ना खेत में छोड़ देते हैं जिसमें चीनी की मात्रा सबसे अधिक होती है, अर्थात गन्ने में नीचे वाले क्षेत्र में चीनी की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो एक ये आर्थिक नुकसान होता है किसान भाइयों को। दूसरी चीज, अगर हम यही चीज पौधे गन्ने में करते हैं तो अगर हम 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर से गन्ने की कटाई अगर करते हैं तो हमारा जो पेड़ी गन्ना होता है, जो रैटून क्रॉप होती है, उसमें फुटाव नहीं होता है और जो हमारी कुल उत्पादन पे उसका फर्क पड़ता है। तो सबसे पहली बात तो इस समय किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा कि इस समय गन्ने की कटाई वो कर रहे हैं तो गन्ने की कटाई जमीन की सतह से करें, नंबर 1 चीज। दूसरी चीज, गन्ने की कटाई तभी करें जब उनके पास आपूर्ति के साधन हो, आपूर्ति के लिए सप्लाई टिकट उपलब्ध हो, क्योंकि ऐसा परीक्षणों में पाया गया कि अगर गन्ना काट करके रख देते हैं और 72 घंटे बाद उसकी सप्लाई करते हैं तो उसमें जो उसके वजन में ह्रास होता है, चीनी पत्ते में ह्रास होता है और 8 से 10% मॉइस्चर 72 घंटे के अंदर ही उसमें खत्म हो जाता है। तो ये काफी नुकसान होता है, किसान भाइयों के वजन का नुकसान होता है, चीनी मिलों, चीनी रिकवरी का नुकसान होता है जी। तो ये दोनों तरफ से नुकसान होता है। तो एक चीज ये इनको ध्यान रखें। दूसरी चीज ये कि गन्ने की कटाई जब करें तो ये देख लें कि गन्ना हमारा मैच्योर हो गया कि नहीं, परिपक्व गन्ना हो गया कि नहीं हो गया। अगर इमैच्योर गन्ने की कटाई करते हैं तो वहां भी हमें आर्थिक नुकसान होता है और वजन का भी नुकसान होता है, चीनी पत्ते का भी नुकसान होता है जी। दूसरी चीज, उत्पादन बढ़ाने की बात जो आपने की है, निश्चित रूप से गन्ना ऐसी फसल है जिसमें उत्पादन के बहुत ही स्कोप है। बहुत से ऐसे किसान हैं आज के डेट में जो 1500-1800 कुंटल और 2200 कुंटल तक पैदावार ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो किसान अभी इस वर्ष जिसको प्रथम पुरस्कार मिला वो 2635 कुंटल पैदावार लिया है, शाहजहांपुर का किसान है। तो इतना स्कोप है इसमें गन्ने में। तो अब जरूरत इस बात की है किसान भाइयों को कि उत्पादन जो इस समय है उसमें नवीन तकनीकी को अपना करके और उत्पादन बढ़ाएं। उत्पादन बढ़ाने का जो सबसे प्रमुख बात यह है कि इस किसान भाई को ध्यान ये रखना है 2-3 बातों का कि हमको खेत में जमाव का प्रतिशत बढ़ाना है। सामान्य तौर पे किसान भाई 45 से 50% से अधिक जमाव नहीं ले पाते हैं। इस जमाव को हम 70 से 75%, 80% अगर कर दें तो ऑटोमेटिक हमारे उपज में इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज, जमाव के बाद जब गन्ने में ब्यात होती है, कल्ले निकलते हैं, टिलिंग अवस्था आती है, उसमें हमें किसान भाइयों को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अनावश्यक कल्ले ना हो। अगर 1 मीटर में 18 से 20 कल्ले हमारे हो गए हैं तो हमको उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि गन्ने का ये नेचर होता है कि अगर हम लगातार उसमें सिंचाई करते रहेंगे, यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते रहें तो उसमें कल्ले निकलते रहते हैं। तो जो कल्ले हमारे जून के बाद निकलते हैं वो कल्ले हमारे गन्नों में परिवर्तित नहीं होते हैं। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अनावश्यक कल्लों को नहीं लेना है और शुरुआत में कल्लों की संख्या बढ़ानी है। ये 2 चीजें अगर किसान भाई करते हैं, खेत में अपनी पॉपुलेशन मेंटेन करते हैं, तो निश्चित रूप से हर किसान 1500-1800 कुंटल 2000 कुंटल पैदावार ले सकता है। बिल्कुल। दूसरी डॉक्टर डॉक्टर संजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई है। मैं आपके तरफ दोबारा रुक करूंगा, लेकिन फिलहाल ये तमाम चीजें हैं जो किसान भाई बातों को ध्यान में रखें और जैसे हमने योजनाओं की बात करी उसके बारे में और भी विस्तार आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ इस विषय से जुड़ी एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। गन्ना देश की महत्वपूर्ण नकदी फसल होने के साथ साथ चीनी का भी प्रमुख स्रोत है और गन्ना देश की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका अदा करने वाली फसल भी है। गन्ना कटाई के बाद फसल संरक्षण को लेकर बात की जाए तो इसके कई तरीके हो सकते हैं। गन्ना कटाई के बाद खेत में बचे ट्रैश यानी गन्ने की सूखी पत्तियां रासायनिक उर्वरक डालने और अन्य अंतःसस्य क्रियाओं के निष्पादन में रुकावटें पैदा करते हैं। इसके वजह से किसानों के बीच ट्रैश जलाने की प्रथा गन्ने की पेड़ी फसल में एक आम बात है, लेकिन ये एकदम गलत प्रथा है। किसान जलाने के बजाय ट्रैश को खेतों में डाले तो ये मृदा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कटाई के बाद संक्रमित ठूंठों और फसल अवशेषों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें ताकि सर्दियों में रहने वाले कीटों की अवस्था समाप्त हो जाए। दीमक के टीलों की ऊपरी संरचना को नष्ट करें और रानी कीट को मारने के लिए भूमिगत दीर्घाओं में कीटनाशक घोल का उपयोग करें। किसानों को खेत की साफ सफाई में भी सुधार करना होगा।
अपने खेतों से उचित अंतराल पर जैसे रोपण के 150 और 210 दिन बाद शल्क कीट, मिलीबग्स और बोरर प्यूपा जैसे कीटों के छिपने के स्थानों को हटाने के लिए सावधानी पूर्वक कचरा हटाएं। इनके अलावा किसान मृदा कीटनाशकों का उपयोग भी करें। संक्रमण की स्थिति में कटाई के बाद पेड़ी फसल की जड़ों के पास की खाइयों में क्लोरोपायरिफॉस 20% EC या फिप्रोनिल 0.3% जैसे कीटनाशकों का उपयोग करें और मिट्टी से ढक दें। जैविक नियंत्रण की बात करें तो दीमक को नियंत्रित करने के लिए लाभकारी सूत्रकृमि का उपयोग करें। कीट प्रबंधन के लिए किसान रोपण से पहले गन्ने के कटे हुए सिरों को कॉन्फिडोर जैसे कीटनाशक घोल में डुबोकर 20 से 30 दिनों तक दीमक से बचाएं। नियमित रूप से प्रभावित पौधों को नष्ट करें। मृत पौधों या कीटों के संक्रमण के अन्य लक्षणों वाले पौधों को उनके अंदर के लार्वा या प्यूपा सहित हटा दें और नष्ट कर दें। भविष्य में संक्रमण को रोकने के लिए कुछ खास महीनों के दौरान शीर्ष छिद्रक जैसे कीटों के अंडों को इकट्ठा करें और नष्ट कर दें। तो इस रिपोर्ट में हमने इस विषय से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण जानकारी समझी है और इस जानकारी को ज़मीनी स्तर पर कैसे आप काम कर सकते हैं और इसमें क्या विस्तार कर सकते हैं इसको भी हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अंकित वर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर अंकित वर्मा जी, जैसे कि हमने देखा कि डॉक्टर संजीव जी ने एक चीज़ का जिक्र किया कि जैसे बाकी फसलों की हम बात करें तो स्टोरेज की बात होती है, उनके लिए हमारे पास स्टोरेज की व्यवस्थाएं भी हैं और लंबे समय तक किसान भाई स्टोरेज कर भी लेते हैं और जब उनको अच्छा मूल्य मिलता है तो वो बाज़ार में पहुंचा देते हैं। वही अगर हम गन्ने की फसल की बात करते हैं तो अगर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर थोड़ी देर रोक दिया जाए तो उसमें नमी आ जाती है, जिसकी वजह से उनको वज़न में कमी की दिक्कत देखने को मिलती है और तमाम समस्याएँ देखने को मिलती हैं। गन्ने के क्षेत्र में हमारी सरकार क्या स्टोरेज व्यवस्था करने के लिए हम काम कर रहे हैं या कोई ऐसी योजना है जिसके ज़रिए इसको स्टोरेज किया जा सकता है सही तरीके से? किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि गन्ने की फसल को स्टोरेज तो नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो जैसे जैसे आपके घंटे बीतते जाते हैं वैसे वैसे वो कम होता जाता है। इसके साथ साथ जब वो मिलों में जाता है तो वहाँ पे रिकवरी भी उसकी कम हो जाती है। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो है जब आपको जैसे पर्ची मिलने वाली जो कटाई के लिए वहाँ से आदेश आ जाए तभी आप फसलों को काट के रखें। और अगर मान लीजिए कि आपके पास मान लो ज़्यादा पर्चियाँ मतलब आ गई कि आपको ज़्यादा है तो आप परिपक्व जो फसलें होती हैं उनको ना काटें कि पकी ना हो, आप काट लें। तो सबसे पहले आपको जो पेड़ी फसल होती है उसको काटना होता है, फिर अगेती का और मध्यम अगेती का उसके बारी आती है। उसके बाद इस सीक्वेंस में आपको फसलों को काटना चाहिए और समय जो आप चीनी मिलों को पहुंचाते हैं उसको कम से कम रखें। सब व्यवस्थाएं करके रख लें लोडिंग अपलोडिंग का, ताकि मतलब हरास कम हो और आप जाएं तो उसका वजन बरकरार रहे। आप कुछ दिनों बाद ले जाएंगे तो मॉइस्चर जो नमी होती है उसमें हो जाती तो कम हो जाती तो आपका जो वजन आता है वो नहीं आता और चीनी मिलों को भी
नुकसान होता है उनका जो रिकवरी परसेंटेज होता है वो घट जाता है। जी। तो कटाई का विशेष ध्यान रखें किसान भाइयों। जी डॉक्टर सिंह जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगा। हम गन्ने की फसल में बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद चीनी मिलों तक उस फसल को पहुँचाने तक की अगर हम बात करें, इन तमाम प्रक्रियाओं में और चीनी मिलों द्वारा जो भुगतान किया जाता है किसानों को इन तमाम प्रक्रियाओं के दौरान, क्योंकि आप एक अच्छे अहदे पर काम करते हैं, तमाम किसानों से आपका उठना बैठना होता है, तमाम समस्याओं का समाधान भी आप करते होंगे, आम तौर पर किसान की कौन सी समस्या आपको देखने को मिलती है और इस पूरे सर्कल में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो किसान भाइयों को ध्यान रखने योग्य है? सबसे पहले किसान भाइयों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि किसान भाइयों के लिए कीट जो है, जो कीड़े हैं वो लगभग 2 दर्जन कीड़े जो है गन्ना की फसल पर अटैक करते हैं और लगभग 1 दर्जन जो हैं बीमारियां हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो है वो किसानों के लिए कीट पतंगों और बीमारियों से होती है, क्योंकि गन्ना में खुद ही इतना मिठास है कि सब कीट पतंगे सब उधर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो किसान भाई सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जो भी किस्म वो बुवाई करते हैं तो वो वहाँ के क्षेत्र के हिसाब से और वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं या केवीके के हैं या ICAR का जो हमारा शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, गन्ना अनुसंधान है, वहाँ से संपर्क करके अपने क्षेत्र के लिए रोग प्रतिरोधक किस्म की बुवाई करें वो सबसे पहले, और उसको मेंटेन करें, उसके जो है जो डिस्टेंस है या उसका जो पैकेज एंड प्रैक्टिसेस है वो मेंटेन करें। पहले बायोलॉजिकल जो है जैविक उपचार करें, उसके बाद जब पूरा जो कंट्रोल में ना आए उसके बाद जो है रसायन का प्रयोग करें। तो इससे जो है उनका जो है काफ़ी बचत भी होगी, रसायन में जो खर्चा होता है वो बचेगा। जैविक को वो जो है अपनाने की कोशिश करें और रोग प्रतिरोधक अगर वो किस्मों का बुवाई करेंगे तो उससे उनको काफ़ी फायदा होगा। बिल्कुल, काफ़ी। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रोग और जो कीट होते हैं इसका प्रबंधन करना सबसे महत्वपूर्ण और सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, इसको भी हम समझेंगे। लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के से जुड़े हुए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए और टेलीविजन की आवाज़ को कम कर लीजिए। नमस्कार सर, मैडम नंबर 1 चाहता हूँ कि बहुत लोग करने की जो कटाई करते हैं जमीन के बराबर करते हैं, कुछ लोग वो करके करते हैं, तो इन दोनों में बहुत सा तरीका करता है। और एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जो करने की ताका निकलता है जो अवशेष होते हैं उसमें लोग आग लगा देते हैं, तो उसके बाद गन्ने को उसको पर्यावरण को कितना नुकसान होता है, अगर उसको निकाल दे तो हमारे क्षेत्र में मृत्यु रहेगी और हमारे क्षेत्र में मृत्यु रहेगी और वही से कंपोस्ट के रूप में बदल जाएगी। इसके और जो अच्छा तरीका जो आपके क्षेत्र में अपना सकते हैं। जी नंदस्वरूप जी, आपके सवाल के जरिए दो हम चीज़ समझ पाएँ। एक तो आप बुआई की विधि को लेकर जानकारी चाहते हैं, दूसरा आपने कहा कि जो फसलों के अवशेष को कई किसान जला देते हैं उसके लिए क्या समाधान करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके हैं। डॉक्टर संजीव पाठक जी, आपका रुख करना चाहेंगे। नंदस्वरूप मिश्रा हमारे बाराबंकी से दर्शक हैं, ये जानना चाहते हैं कि बुआई के उचित विधि कौन सी होती है, कौन से तरीकों को उचित माना जाए अच्छे उत्पादन के लिए, और साथ ही साथ फसल अवशेष की जब हम बात करते हैं तो कई किसान उसको जला देते हैं, जलाने से प्रदूषण होता है और कई समस्याएं भी होती हैं, तो उसका उचित समाधान कैसे करना चाहिए? जितना मैं सुन पा रहा हूँ जी, थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्ब है, तो उसमें गन्ना बुआई की कौन सी विधि है जिसमें उत्पादन अच्छा मिलता है, शायद प्रश्न यही है इनका पहला। जी जी, तो मैं नंद किशोर जी को बताना चाहूंगा कि गन्ना बुआई की जो ट्रेंच विधि है, ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें। ट्रेंच विधि में जो हमारा ट्रेंच ओपनर होता है, ट्रैक्टर चालित ट्रेंच ओपनर होता है। 2 तरह के ट्रेंच ओपनर होते हैं। एक ट्रेंच ओपनर होता है जो 1 फीट चौड़ी नाली बनाता हुआ जाता है, और दूसरा जो ट्रेंच ओपनर होता है वो भी 1 फीट चौड़ी नाली बनाता है, लेकिन 2 तरफ से वो नाली बनाता है। तो कोई भी ट्रेंच ओपनर जो इनको आसानी से मिल जाए, वो ट्रेंच ओपनर से अच्छी तरीके से खेत तैयार करने के बाद 4 फीट की दूरी पर ट्रेंच ओपनर से लाइन बना लें, और ट्रेंच ओपनर में पेड़ रो में 1 फीट जो चौड़ी नाली बनाएंगे उसमें 2-2 आँख के 5 टुकड़े एक साइड में और 2-2 आँख के 5 टुकड़े दूसरे साइड में, अर्थात 1 मीटर में उनको 5 टुकड़े एक साइड में रखना है और 5 टुकड़े एक साइड में। इस तरीके से बुआई करके और उसके ऊपर केवल 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी डालनी है। यहाँ पर किसान भाई थोड़ी सी गलती कर जाते हैं, 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली तो ट्रेंच के लिए बनाते हैं और टुकड़ों की बुआई कर, लेकिन वो पाटा लगा देते हैं। ट्रेंच विधि में हम जब जाते हैं तो ट्रेंच विधि से 25 से 30 सेंटीमीटर गहरी नाली बनाते हैं, 1 फीट चौड़ी नाली, और पेड़ रो में ये जैसे इस तरीके से है तो एक तरफ 2-2 1 मीटर 2-2 आँख के 5 टुकड़े इस साइड में और 2-2 आँख के 5 टुकड़े इस साइड में।
इस रेशियो से टुकड़े को रख करके और उसके ऊपर हम 3 से 4 सेंटीमीटर मिट्टी केवल डालते हैं। खाद और उर्वरक जो वैज्ञानिक संस्तुति हैं, अगर शरद काल की बात करें तो 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास और 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, जिसमें नत्रजन की 1/3 मात्रा को हम बुआई के समय प्रयोग करते हैं। बाकी शेष जो हैं उनको हम बेसल डोज में देते हैं। ये दे करके उसके ऊपर टुकड़े और टुकड़े के ऊपर फिर कीटनाशक डाल करके उसकी ढकाई कर देते हैं। तो इस विधि से किसान भाई जब करेंगे बुआई तो निश्चित रूप से 75 से 80% जमाव प्राप्त होता है और जो कल्ले निकलते हैं उसमें उन कल्लों में 80% कल्ले गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये ट्रेंच विधि का सबसे बड़ा फायदा होता है। तो मैं पहली बात तो बता रहा था ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करें। दूसरी चीज, फसल अवशेष प्रबंधन के लिए अब बहुत अच्छी तकनीकी आ गई है और अच्छे अच्छे कृषि यंत्र आ गए हैं, जिससे वो गन्ने की कटाई के बाद पूरी पत्तियों को बिखेर दें खेत में, और पत्तियों की जो मोटाई होगी वो 7 से 8 सेंटीमीटर से अधिक ना हो, क्योंकि जब हमारा मल्चर चलता है तो पत्तियां अगर ज़्यादा मोटी होंगी तो उनकी पत्तियों के टुकड़े कम होंगे। तो 7 से 8 सेंटीमीटर मोटी परत बना करके पत्तियों को फैला करके और मल्चर चला दें। वो सारे मल्चर पत्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम परिवर्तित कर देते हैं और एकदम वो और ट्राई को उसमें ऑर्गेनो डीकम्पोजर डाल दें। डालने के बाद पानी चला दें, देखें कि 25 से 30 दिन में सारी पत्तियां सड़ करके कार्बनिक खाद का रूप ले लेंगी। तो बिल्कुल हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप जलाएं उसको किसी भी कीमत पे, ये हर तरह से नुकसान है। आप गन्ने की खेती में मल्चर लेकर के उसको मल्चिंग कर दें तो और बारीक टुकड़े में कर दें तो सड़ के कार्बनिक खाद का वो रूप ले लेंगे। जी, ये इस तरीके से आप जो बुआई की विधि जानना चाहते थे आनंद स्वरूप जी, आप इस प्रकार से बुआई की विधि की जानकारी ले सकते हैं। और जब बात फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर है तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप फसलों के अवशेष को जलाएं ना, बल्कि तमाम जो यंत्र हैं उनका उपयोग करके भी आप प्रोसेस कर सकते हैं और उसका अच्छा खासा प्रबंधन कर सकते हैं। एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। जी, हम गन्ना फसल लगाना चाहते हैं तो ये बीज कहाँ से खरीदें और ये सरकार ने हमें कितने सब्सिडी दी है और ये गन्ने की फसल को लगाया तो कितने दूरी पर लगाना चाहिए, कृपया हमें बताइए। जी कन्हैया जी, आपके सवाल को तो हम समझ पाए। आप गन्ने की बुआई को लेकर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। डॉक्टर संजीव पाठक जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हैं। उज्जैन से हमारे दर्शक हैं, इनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त किस्म क्या है गन्ने की और सब्सिडी क्या क्या इनको मिल सकती है अगर गन्ने के क्षेत्र में बुआई के लिए जुड़ते हैं या गन्ने के क्षेत्र से गन्ने की खेती से जुड़ते हैं। और साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं कि कितनी दूरी पर पौधों को लगाना चाहिए, कितनी दूर पर बीज रोपण करना चाहिए गन्ने का। डॉक्टर संजीव जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, एक बार थोड़ा सा प्रश्न मुझे रिपीट कर दें। जी, ये उज्जैन के अंदर गन्ने की खेती करना चाहते हैं, कौन से किस्म इनके लिए उपयुक्त है, बुआई किस प्रकार से करें, गन्ने की खेती में आगे कैसे बढ़े? जी, गन्ने की जहाँ तक मैं प्रश्न सुन पाया हूँ कि गन्ने की बुआई कितनी दूरी पे करें। जी, गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उनका जो फैलाव होता है वो 3.5 से 4 फीट तक उनका फैलाव होता है। इसीलिए गन्ने की बुआई का जो आदर्श रो टू रो है वो 4 फीट आइडियल है। तो एक तो गन्ने की बुआई वो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो 4 फीट रखें। 4 फुट की दूरी बेस्ट होती है और 4 फीट पे ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई करने से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। 70 से 80% जमाव लिया जा सकता है और 80% जो टिलर्स होते हैं वो गन्नों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बुआई की विधि से संबंधित जो इनका सवाल और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी, डॉक्टर संजीव पाठक जी, इनका सवाल और भी था लेकिन वो सवाल मैं डॉक्टर ए.के. सिंह जी से लेना चाहता हूँ। डॉक्टर ए.के. सिंह जी, जैसे हमारे किसान ने ये भी पूछा कि सब्सिडी को लेकर गन्ने की खेती से जुड़े हुए किसानों के लिए क्या है, साथ ही साथ ऋण और अनुदान की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए कि अगर इस क्षेत्र से कोई जुड़ता है तो उसके लिए सरकार क्या क्या व्यवस्था रखती है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा अपने किसान भाई से जिन्होंने ये सवाल किया है कि वो सबसे पहले कोशिश कर रहे हैं कि कहीं अच्छे संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके बाद जब कभी भी आप गन्ना का जो है बुवाई करें, उस गन्ने के सेट्स जो होते हैं, गन्ने का जो बीज होता है उसको पहले उपचारित करके बुवाई करें। बिना उपचारित किए आप बुवाई ना करें क्योंकि इसमें कीट पतंगे और विभिन्न रोग आने की बहुत संभावनाएं होती हैं। अच्छा, दूसरी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार की तरफ से आप अगर डिपार्टमेंट से जुड़े रहेंगे, गन्ना का जो डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, वहाँ से अगर जुड़ेंगे तो आपको 1 हेक्टेयर में भारत सरकार की तरफ से
सह फसली खेती के लिए, जिसमें बीच में जो आपका गैप है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो है 4-4 फीट की दूरी पे लाइन होनी चाहिए, तो उसमें जो गैप है, जब तक गन्ना जर्मिनेट करेगा तब तक आप जो है उस गैप में दलहनी या तिलहनी फसल जो है ले सकते हैं, और इसके लिए भारत सरकार आपको सब्सिडी देती है। इसमें जो है, जो मैंने पहले बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन पोषण मिशन है, वो वाणिज्यिक फसलें गन्ना के अंतर्गत किसानों को जो है लगभग 8,000 रुपये दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए दिया जाता है, ताकि जो है किसानों की जो है आय में वृद्धि हो सके। एवं प्रशिक्षण तो दिए ही जाते हैं, आपके राज्य सरकार द्वारा भी दिए जाते हैं, और जो हमारे केंद्र के जो वो हैं संस्थान हैं, जैसे हमारा शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, कोयम्बटूर में है, यूपीसीएसआर में भी है, शाहजहाँपुर में, करनाल में विभिन्न जो हैं जो संस्थान हैं हमारे, वहाँ जो है किसानों को बीच में प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि आप जो है पहले प्रशिक्षण प्राप्त करें और उसके बाद आप जो है बुवाई करें, किसान खेती करें। अच्छा, इसके अलावा सह फसली के अलावा जो है टिश्यू कल्चर के ऊपर भी जो है सरकार जो है सब्सिडी देती है। तो टिश्यू कल्चर जो अडॉप्ट करते हैं, जो अपनाते हैं, उसके में जो है काफ़ी सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा जो है प्लांट प्रोटेक्शन, जो पौध संरक्षण होते हैं, उसके ऊपर भी जो है किसान जो है काफ़ी सब्सिडी देती है, लगभग 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जो है आपको दिया जाता है, ताकि आप सुरक्षा कर सकें फसल की और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। जी, तो इस प्रकार से अनुदान सब्सिडी की अगर हम बात करें तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं, किसान भाई इसका भी लाभ ले सकते हैं। और जैसे कि डॉक्टर सिंह साहब ने कई बार जिक्र किया कि सबसे पहले जो ज़रूरी है प्रशिक्षण, बिना प्रशिक्षण के आप कोई भी चीज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होगा। तो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टूल है या सबसे पहले ज़रूरी जो हथियार है किसी भी लड़ाई को जीतने के, वो है प्रशिक्षण। तो आप प्रशिक्षण लें और गन्ने की खेती में आगे बढ़ें। इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर अंकित वर्मा जी, आपका रुख करेंगे। हम ये देख रहे हैं कि गन्ने से इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर भी बढ़ावा दिया जा रहा है और किसानों को इसकी वजह से लाभ भी मिल रहा है, और किसान भाई इसकी तरफ इसलिए भी आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में जब गन्ने का प्रयोग होगा तो उसका उनको मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा। इथेनॉल प्रोत्साहन, उत्पादन प्रोत्साहन की अगर हम बात करें तो उसमें किसान भाइयों को किस तरीके से लाभ हो सकता है? किसान भाइयों, अभी तक आपका जो गन्ना था वो चीनी उत्पादन में भी ज़्यादा था, लेकिन जब सरकार ने अभी 20% तक एथनॉल ब्लेंडिंग के लिए दे दिया है अनुमति, तो इसके लिए अब एथनॉल डिस्टिलरी जो आपकी शुगर मिल है उसमें लग गई हैं, और वहाँ पे उसमें भी मोलेसेस से और डायरेक्ट केन जूस से होता है उसका एथनॉल का उत्पादन। तो इसलिए आपको निश्चित रूप से गन्ने की सप्लाई बढ़ सकती है। इसके साथ साथ गन्ना भाइयों, अन्य फसलें हैं, मक्का की जो फसलें होती हैं उनके जो डैमेज ग्रेन हो जाते हैं उनको भी जो शुगर केन डिस्टिलरियाँ उनमें भी उसको भी एथनॉल बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो निश्चित रूप से जब आपकी फसल अभी तक एक ही मद जो उत्पादन होता था चीनी उसमें जाती थी, और अगर एक नया उत्पाद आपको जैसे एथनॉल मिल गया तो निश्चित रूप से आपके गन्ने की मांग और बढ़ेगी और सप्लाई आपको और बढ़ानी पड़ेगी। जी, डॉक्टर सिंह जी, आपका रुख करता हूँ। जैसे कि एथनॉल ब्लेंड की हम बात कर रहे हैं, प्रोसेसिंग की अगर बात करें, जैसे गुड़, कन्फेक्शनरी, तमाम उत्पाद गन्ने का बन सकता है, लेकिन अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग के क्षेत्र में कोई किसान भाई आगे आना चाहता है, अपना प्लांट स्थापित करना चाहता है, तो हमारी कोई ऐसी स्कीम है या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था है हमारे पास जिसके ज़रिए इथेनॉल ब्लेंड का वो प्लांट लगाना चाहता है तो उसके लिए उसको प्रोत्साहन राशि प्रदान कराए, कोई व्यवस्था उसके लिए उपलब्ध कराए? नहीं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो है शुगर मिल द्वारा जो है ये इथेनॉल का प्रोसेस किया जाता है, और लगभग 9% जो चीनी है वो
पूरा जो है हिंदुस्तान का 9% चीनी जो है आपका इथेनॉल प्रोडक्शन में जा रही है। जो अभी तक पूरा जो शुगर केन चीनी के लिए जाता था उसमें से 9% जो है वो उसमें जा रही है। और दूसरी बात यह है कि इथेनॉल के लिए अभी प्राइवेट किसान के लिए अभी ऐसा कुछ वो आया नहीं है, पर भविष्य में हो सकता है कि वो जो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वो जो है इसके लिए जो है काम करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय भी जो है इसके बारे में सोचेगा, क्योंकि जो है कृषि मंत्रालय जो है ये प्रोडक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह से किसान का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हो, उत्पादन हो और उसको वृद्धि हो और उनके आय में वृद्धि हो। परंतु ये इथेनॉल का मैटर जो है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, इस वजह से कभी विचारणीय है। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपसे लेने के लिए मैं रुख करूंगा, लेकिन फिलहाल डॉक्टर संजीव पाठक जी आपकी तरफ रुख करते हैं। जब हम अवशेषों के प्रबंधन की बात कर रहे हैं तो उसमें रसायन भी आता है और जैविक तरीके भी आते हैं। कौन सा तरीका सबसे उचित माना जाए अवशेषों के प्रबंधन के लिए, रासायनिक या जैविक? और अगर जैविक किया जाए तो कैसे किया जाए, और रासायनिक करना है तो किस प्रकार से करना है जिसमें कम रसायनों का प्रयोग हम कर सकें? जी, सबसे पहले तो मैं भाइयों को सजेस्ट करूंगा कि जैविक उपचार पे सबसे पहले आए। और क्योंकि जैविक उपचार से एक तो लागत भी हमारी कम होती है और हमारी मृदा भी जो है वो प्रदूषित होने से बचती है। जी, अगर हम गन्ने में प्रबंधन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है मृदा का उपचार, सॉइल ट्रीटमेंट। और मृदा का उपचार करके हम गन्ने की बहुत ही फंगल डिजीज, जो फंगस के द्वारा होने वाली बीमारियां होती हैं, उनको रोकने में हम काफी हद तक कारगर होते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों को सबसे पहले गन्ने की बुआई के समय ही ट्राइकोडर्मा 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 3 से 4 कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके और खेत की तैयारी के समय ही उस अंतिम बुआई के समय डाल दें, तो वो इतना फायदेमंद होता है कि ट्राइकोडर्मा के अंदर भी फंगस होता है और जो हमारी गन्ने की बीमारियां लगती हैं वो भी कई बीमारियां फंगस के द्वारा ही होने वाली होती हैं। लेकिन अंतर सिर्फ ये होता है कि ट्राइकोडर्मा जब का फंगस जहाँ पे रहता है वो अपने सामने अन्य किसी फंगस को बढ़ने नहीं देता है। तो लाल सड़न जैसी बीमारी में जो सॉइल इन्फेक्शन है, मृदा संक्रमण को रोकने में ट्राइकोडर्मा की बड़ी अहम भूमिका रही है। गन्ने के अंदर अगर लाल सड़न बीमारी आ जाती है तब तो उसको रोक नहीं सकता, लेकिन मृदा संक्रमण को रोकने में भी ये ट्राइकोडर्मा बहुत ही कारगर है। इसके अलावा कई विल्ट है, स्मट है, कई फंगल डिजीज को रोकने में ट्राइकोडर्मा बड़ी अहम भूमिका निभाता है। तो गन्ने की बुआई के समय हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करें। अगर कोई किसान भाई बुआई के समय प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो गन्ना जमने के बाद 40 से 45 दिन बाद गन्ने की लाइनों में डाल करके उसकी गुड़ाई कर दें, तो ये सॉइल ट्रीटमेंट का एक बेहतर माध्यम है। इसके अलावा बीज उपचार भी हम ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। दूसरी चीज कि गन्ने में कई कीटों का प्रकोप होता है, बिल्कुल, उसके लिए हम जैविक कीटनाशी का प्रयोग कर सकते हैं। बवेरिया बैसियाना है, मेटाराइजियम एनिसोप्ली है। इसके लिए दीमक का ट्रीट के लिए और व्हाइट ग्रब के लिए हम अगर इनका प्रयोग करें तो ये बहुत ही बेहतर है और कम लागत में और हमारी मृदा को प्रदूषण से बचाते हुए हम उन कीटों का उपचार कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे एक बेस्ट टेक्निक, गन्ने में सबसे ज्यादा जो नुकसान करने वाले कीट है वो बेधक कीट है, बोरर्स जिनको कहते हैं, अर्ली शूट बोरर है, टॉप बोरर है, रूट बोरर है। इन बेधक कीटों के लिए अगर किसान भाई रसायनों के बजाय ट्राइकोकार्ड का प्रयोग करें, एक ट्राइकोकार्ड 1 एकड़ के लिए मात्र 50 रुपए का आता है। लेकिन वो ट्राइकोकार्ड लगाने के बाद ये क्या करता है कि हमारे जो बेधक कीट हैं उनके अंडों को ही नष्ट कर देता है। जो अंडे से लार्वा की स्थिति, प्यूपा की स्थिति, वो सब खत्म हो जाती है। तो इन चीजों पे काम भी हो रहे हैं और काफी किसान यूज भी कर रहे हैं। लेकिन हमें आवश्यकता इस बात की है कि इसको और इसका एडॉप्शन होना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि किसान भाई इसको कम लागत में अपनी खेती को लाभदायी बना सके। हाँ, कई कुछ ऐसी बीमारियां हैं अगर सीवियर स्टेज पे आ जाती हैं तो उसमें हमें रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे अगर लाल सड़न रोग की बात करें तो लाल सड़न रोग के लिए हमको सबसे पहली बात तो यह है कि वैरायटी का चयन करना चाहिए। जो लाल सड़न रोग के प्रति ससेप्टेबल वैरायटियां हैं, रोगग्राही वैरायटियां हैं, उनकी बुआई नहीं करनी है। जो नई गन्ने की किस्में हैं इस समय बात करें, अगर उत्तरी भारत की हम बात करते हैं तो कोसा 13235 है, कोलक 14201 है, कोलक 16202 है, कोसा 18231 वैरायटियाँ हैं, कोसा 19231 वैरायटी है। ये अगेती किस्में हैं जो पिछले अभी 2 साल में रिलीज हुई हैं और इनका बेहतर उत्पादन लेकर के और इनका क्षेत्रफल भी किसानों में बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है।
तो जो रोग ग्रसित किस्म है को 0238 उसके स्थान पर किसान भाई इनकी बुआई करें, फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र के भी हम बीमारी को काफी हद तक दूर कर सकते हैं। जी तो डॉक्टर संजीव पाठक जी, ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही कि फसल चक्र को जो अपनाना है, कई बार किसान भाई इस चीज को भूल जाते हैं और कई हद तक किसान को अगर देखा जाए तो इस चीज को फॉलो नहीं करते, जो हमें फसल चक्र को अपनाना चाहिए। मैं लौटूंगा आपके पास, एक दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। विट्ठल जी हैं सांगली महाराष्ट्र से, उनका रुख करते हैं। विट्ठल जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी आपका स्वागत है, सवाल पूछें। हेलो नमस्कार। नमस्कार। हेलो मैं बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ जी। हेलो जी सवाल पूछिए। मेरा बोया कि है मैंने 4032 को गन्ने की, और गन्ने की मोटाई के लिए, और अगस्त के बाद जो इल्ली लगती है उसमें जो होमनी बोलते हैं हमारे पास, वो होमनी लगती है, उसके कीट के प्रबंधन के लिए क्या करना चाहिए? जी आपका और सवाल, गन्ने मोटाई हुई और वजन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, वही क्वेश्चन। जी आपका सवाल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर संजीव पाठक जी आपका रुख करते हैं। सांगली महाराष्ट्र से हमारे दर्शक हैं डॉक्टर पाठक साहब, इनका 11032 शायद किस्म बताई इन्होंने, ऐसे किस्म का इन्होंने गन्ना लगा रखा है। इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है, आवाज उसका तेज समाधान। करें, आवाज मुझे बहुत कम आ रही है। डॉक्टर पाठक जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ अब आ रही है आवाज। जी डॉक्टर पाठक जी, सांगली महाराष्ट्र से हमारे एक दर्शक थे, उनका सवाल है कि 11032 किस्म उन्होंने गन्ने की लगा रखी है और इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है। एक तो उसका समाधान जानना चाहते हैं और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि गन्ने के वजन को बढ़ाने के लिए, गन्ने की मोटाई को बढ़ाने के लिए हमें कौन से प्रैक्टिसेस को अपनाना चाहिए? देखिए, गन्ने की मोटाई बढ़ाने के लिए आपको एक चीज मैंने शुरू में ही कहा था कि अगर गन्ने में टिलर्स आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, गन्नों की संख्या अगर आप अधिक ले रहे हैं, तो आपके जो गन्ने होंगे वो पतले होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 1 एकड़ में अगर हमारे पास 40 से 45 हजार कल्ले हो गए हैं तो हमें मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। अगर आप 45 हजार से अधिक कल्ले लेंगे तो आपके गन्ने पतले होंगे। इसलिए गन्ना मोटा करने के लिए अब पूरे 1 एकड़ खेत में तो कल्लों की संख्या गिनना तो मुश्किल है, तो उसका सीधा सा तरीका है 1 मीटर में अगर आपके पास 18 से 20 कल्ले हो गए हैं, 1 मीटर में आप खेत में 3-4 जगहों पे आप काउंट कर लें, गिन लें। अगर 1 मीटर में 18 से 20 कल्ले जो मदर सूट और प्लस उसके अगल बगल से जो टिलर्स निकलते हैं, अगर इतने हो गए हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 1 एकड़ में 45,000 50,000 आपके टिलर्स हो गए हैं और इससे आपको 500 से 600 कुंटल पैदावार मिल जाएगी और जो गन्ने आपके होंगे वो मोटे होंगे। दूसरी चीज़, जो टॉप ड्रेसिंग आपको करनी है, गन्ने में टॉप ड्रेसिंग आप करते हैं, जो बेसल डोज देते हैं उसके बाद 2 बार 3 बार टॉप ड्रेसिंग करते हैं, वो टॉप ड्रेसिंग आपकी मानसून से पहले हो जानी चाहिए, क्योंकि मानसून काल में जब हम टॉप ड्रेसिंग करते हैं तो उससे वेजिटेटिव ग्रोथ होती है और उससे गन्ने की मोटाई पे भी फर्क पड़ता है। तो ये 2-3 चीज़ों को ध्यान में रख करके आप गन्ने की मोटाई को बढ़ा सकते हैं। जी, साथ ही पाठक जी इनका सवाल ये भी था कि अगर हम इनके फसल में इल्ली का प्रकोप देखने को मिल रहा है तो उसके क्या समाधान है? कीट का प्रकोप देखने को मिल रहा है जी, तो इसके लिए इस समय अगर दिखाई पड़ रहा है, हालांकि अगर इनकी फसल हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, अगर गन्ने की कटाई की स्टेज पे है तो अब कटाई करके सप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर इन्होंने आटम में गन्ना लगा रखा है, इस समय अगर कीट का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है तो एमिडाक्लोपिड 150 से 200 ml को 625 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर देंगे, तो जितने भी चूसक कीट हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। जी, तो इस प्रकार से विट्ठल जी आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से भी संपर्क करके आप गन्ने की समस्याओं को उनके सामने रखकर भी आप समाधान ले सकते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और जानकारियां लेंगे अपने एक्सपर्ट से। यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान।
देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते डॉक्टर ए के सिंह जी, आपका एक बार फिर से रुख करना चाहूँगा। हम कई बार इस चर्चा के दौरान इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं कि किसान भाइयों के प्रोडक्शन को बढ़ाने का हमारा लक्ष्य रखा है और इसके लिए सरकार प्रयासरत है, किसान विज्ञान केंद्र प्रयासरत है और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं लगा दी गई हैं ताकि किसान भाइयों की मुनाफे को बढ़ाया जा सके और प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा सके। आपने जिक्र किया सह फसली का, दलहनी तिलहनी का अगर किसान भाई इसके साथ चयन करते हैं तो उसके लिए भी अनुदान की व्यवस्था की गई है। अब इसी क्षेत्र में हम बात करें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, कोई किसान भाई अगर सह फसली के साथ गन्ने की खेती कर रहा है तो क्या वो फसल बीमा योजना के योग्य है, और अगर सिर्फ गन्ने की खेती कर रहा है तो क्या गन्ने की फसल को हम बीमा योजना के अंतर्गत ले सकते हैं? इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को कि वो जो है जो भी फसल है उसका सबसे पहले अपना बीमा जरूर कराएं, क्योंकि क्लाइमेटिक जो है कोई भी नुकसान होगा, प्राकृतिक कभी भी नुकसान हो सकता है, इसलिए बीमा कराना, फसल बीमा कराना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये बार बार जोर दिया जा रहा है, कृषि मंत्रालय की तरफ से भी जोर दिया जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि जो है जब कभी प्राकृतिक नुकसान होता है तो उन किसानों को जो है मिलता नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बनाती हैं, कमेटी बनाती हैं, एवं उसका जो है हम लोग जो है सभी जो है उसका अवलोकन करते हैं। राज्य सरकार के साथ जो है सेंट्रल टीम जाती हैं जहां भी नुकसान होता है, एवं जो नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है दी जाती है। बट उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, बट जो है किसानों को उसका भरपाई जरूर की जाती है। और विभिन्न एजेंसियां हैं, फसल बीमा एजेंसियां विभिन्न प्रकार की हैं, वो अपने ब्लॉक स्तर पर या जो डिप्टी डायरेक्टर हैं, कृषि निदेशक जो है वो जिले पर जो है उप निदेशक, उनके साथ जो है संपर्क में रहें और जब कभी भी वो हो तो उसका अपना फसल का बीमा अवश्य कराएं। जी, बीमा अवश्य कराएं। जी, डॉक्टर अंकित वर्मा जी, आपका रुख करते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर जो किसानों की संख्या है वो छोटे मझोले किसान हैं और कई बार प्रधानमंत्री जी भी इनका जिक्र करते हैं कि हमें अगर देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, देश को आगे बढ़ाना है तो पहले गांव को मजबूत करना पड़ेगा और गांव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले छोटे मझोले किसानों को मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर बात करें गन्ना यंत्रीकरण योजना को लेकर, तो अगर जो छोटे मझोले किसान हैं, क्या वो यंत्रों को उनका खर्चा उठा सकते हैं, वहन कर सकते हैं गन्ना की खेती में? और गन्ना यंत्रीकरण योजना के मद्देनजर अगर देखा जाए तो क्या वो किसान भी लाभान्वित हो सकते हैं? छोटे यंत्र का तो ऐसा में योजना चल रही है, उसमें यंत्र मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप बड़े यंत्र चाहते हैं तो आप अपना समूह बना के यंत्र ले सकते हैं और उसमें आप यंत्र लेने के साथ कस्टम हायरिंग भी उसमें ऑप्शन रहता है, जिस पे आप वो यंत्र जब आप समूह में लेंगे तो उसको आप दूसरे किसानों को उस पर किराए पे भी दे सकते हैं, उससे आय भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। अगर आप छोटे किसान हैं, आपके पास रकबा कम है, तो आप किसानों का ग्रुप बनाइए, एनजीओ बनाइए, एफपीओ आपके क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, आपके कृषि विभाग के अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, उनसे संपर्क करिए और आप समूह बना के बड़ी यंत्र को भी कस्टम हार्डिंग के थ्रू ले सकते हैं। और इस समय जो रेटून मैनेजमेंट डिवाइस होती हैं उस पर इन सीटू डिवाइस जिनको कहते हैं, उस पर तो विशेष आप लोगों को अनुदान दिए जाते हैं, तो आप इसका लाभ उठाएं और उसको किराए पे भी उसको दें ताकि आपको अतिरिक्त आय प्रदान हो सके। जी, तो कस्टम हायरिंग सेंटर की व्यवस्थाएं हैं, किसान भाई उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे मझोले किसान को मद्देनजर भी रख के इन व्यवस्थाओं को रखा गया है। आप गन्ना की खेती में अगर यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो जो लक्ष्य रखे गए हैं कि प्रोडक्शन को बढ़ाना है उसको भी हासिल करेंगे, लागत कम लगेगी, इस कम समय में आप अच्छा काम और बारीकी से वो कामों को ले पाएंगे। डॉक्टर संजीव पाठक जी, आपका रुख करते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक विषय और भी है, जो उन्नत तकनीक कौन सी हैं कीट और रोग प्रबंधन को लेकर। हम आईपीएम का जिक्र करते हैं और आईपीएम को लेकर किसानों को जागरूक कर रहे हैं, एकीकृत कीट प्रणाली को लेकर किसान भाई जागरूक बने। गन्ने में आईपीएम कितना कारगर है, कौन से फेरोमोन ट्रैप की अगर हम बात करें या इस तरह के ट्रैप की व्यवस्थाएं भी होती हैं, उन्नत तकनीक और कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाई प्रबंधन के लिए? आईपीएम गन्ने में भी काफी हद तक ये लाभदायक है और किसान भाई इसको अपना भी रहे हैं। शुरू में ही जैसे कि अभी चर्चा हुई कि जो गन्ने के बेधक कीट हैं या अन्य चूसक कीट हैं, उसके लिए हम रासायनों के साथ साथ जो हमारे ये जैविक पेस्टिसाइड हैं, चाहे वो बावेरिया बैसियाना हो या मेटाराइजियम एनिसोप्ली हो,
या फिर अगर हम ट्राइकोकार्ड की बात करें या फेरोमोन ट्रैप की बात करें, तो ये गन्ने में बहुत ही लाभदायक हैं और किसान भाई इनको प्रयोग भी कर रहे हैं। और इसका उत्पादन भी, अगर हम शोध संस्थान शाहजहांपुर की बात करें तो इसके जितने भी सेंटर हैं, चाहे मुजफ्फरनगर है या सेवरही है और ये हमारा गोला केंद्र है, इन जगहों पे इसका बृहद स्तर पे उत्पादन किया जा रहा है और किसानों को दिया जा रहा है। किसान भाई ले भी जा रहे हैं और जो चीनी मिलें हैं, चीनी मिलों के माध्यम से किसान भाई प्राप्त कर रहे हैं और गन्ना समितियों के माध्यम से भी किसान इसको प्राप्त कर रहे हैं और इसका प्रयोग कर रहे हैं। रसायनों की बात करें हम, तो रसायनों में भी हम लोगों का ये फोकस विशेष रूप से रहता है कि किसान पहले इसका प्रयोग करें। अगर कहीं पे आवश्यक होता है तभी उन कीटों के लिए या फिर बीमारियों के लिए रसायनों का प्रयोग करें। तो आईपीएम गन्ने में भी बहुत उपयोगी और बिल्कुल बृहद स्तर पर इसका प्रयोग भी किया जा रहा है और उत्पादन भी किया जा रहा है जी। उन्नत तकनीकी की अगर हम बात करते हैं तो आज आवश्यकता किसान भाइयों को इस बात की है कि जो बार बार हम ये बात करते हैं कम लागत की, गन्ने की 1 हेक्टेयर की बुआई में 50 से 60 क्विंटल बीज लगता है जी। लेकिन अब जो सिंगल डॉक्टर संजीव पाठक जी, समय की कमी की वजह से आपको मैं रुकना चाहूंगा, लेकिन जो विस्तृत जानकारी हम किसानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि किसान भाई इन चीज़ों को समझेंगे और जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको प्राप्त करने में अपना भी योगदान देंगे। आईपीएम का जिक्र किया और भी कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके जरिए किसान भाई उन्नत तरीके से कीट और रोग प्रबंधन कर सकते हैं। संजीव पाठक जी, समय निकालकर आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और गन्ने को लेकर जो विस्तृत जानकारी आपने किसानों तक पहुँचाई उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। जी, डॉक्टर ए.के. सिंह जी और डॉक्टर अंकित वर्मा जी, आप दोनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर स्टूडियो पहुंचे और आपने गन्ना किसानों को लेकर जो योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जो लक्ष्य सरकार द्वारा रखे गए हैं उसको किसानों तक पहुंचाया। उम्मीद करेंगे ये सभी जानकारियों से, इन योजनाओं से किसान लाभान्वित होंगे और अंतिम किसान तक इन योजनाओं का प्रसार होगा। किसान भाई अच्छी कमाई करेंगे अपने इन योजनाओं का लाभ लेकर और जो लक्ष्य रखे गए हैं उसको हासिल करने में भी सबकी मदद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले ऐसे कौन से विषय होंगे जिसको लेकर हम चर्चा करेंगे, अगले विषय पर भी एक बार आइए नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के अगले अंश में हम बात करेंगे प्रमुख रबी की फसलों में कृषि यंत्रीकरण कितना महत्वपूर्ण है तथा अवशेष प्रबंधन करना कितना आवश्यक है। ये दोनों विषय बहुत महत्वपूर्ण है और किसान भाई इन दोनों विषय जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आपको पता क्या करना है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने वाले हैं, आप नंबर नोट कर सकते हैं 1800-113-060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम को आप अन्य किसानों तक भी पहुंचा सकते हैं या कोई जानकारी आपसे छूट गई तो दोबारा भी देख सकते हैं। आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड हम आपको दिखा रहे हैं, इसको आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुँच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहाँ पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम को हम देंगे विराम। फिलहाल अगली अंश के दिन फिर मुलाकात होगी नए विषयों के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल हमें दीजिए आप इजाजत, बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार। पशुओं में अन्य बीमारियों के अलावा नेत्र विकार भी हो सकते हैं, जिससे पशु को देखने, बाहर चरने और रोज की गतिविधियों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मामलों में तो ये भी पाया गया है कि पशु अंधापन का भी शिकार हो सकता है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि समय रहते लक्षणों को पहचानें और उनका निदान करें। पशुओं में आंख संबंधी रोग या तो जन्मजात होते हैं, कुछ परिस्थिति जन्य तो कुछ बढ़ती उम्र के कारण, लेकिन पशु अपनी नेत्र संबंधी समस्या को बताने में असमर्थ होता है। ऐसे में पशुपालक का जागरूक होना ही एकमात्र विकल्प है। पशु में नेत्र रोग के लक्षण: आंखों से लगातार पानी निकलना, आंख के आसपास आंसू के निशान पड़ना, आंख आना, आंख से चिपचिपा स्राव होना, सीधी धूप के संपर्क में आने पर पशु का बेचैन होना, पशु का चिड़चिड़ा हो जाना, ज्यादा समय तक पलकों को बंद रखना। हालांकि ये शुरुआती लक्षण होते हैं, लेकिन इनको नजरअंदाज करने से पशु को कई तरह की गंभीर नेत्र समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे केराटोकंजक्टिवाइटिस या गुलाबी आंख रोग, कॉर्नियल अल्सर,
ऑक्यूलर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा या आंख का कैंसर, मोतियाबिंद। इन बीमारियों का समय रहते इलाज कराया जाए तो पशु की आंखों को सुरक्षित किया जा सकता है। सामान्य रोगों में एंटीबायोटिक्स या इंजेक्शन के माध्यम से इलाज किया जा सकता है, लेकिन गंभीर मामलों में देश के कुछ खास पशु अस्पतालों में मशीनों द्वारा लेजर तकनीक का इस्तेमाल करके पशुओं की आंखों की रोशनी को ठीक किया जा रहा है। देश के पशु चिकित्सक पशुओं से संबंधित हर उस बीमारी का समाधान निकालने में जुटे हैं जिससे पशुओं को बेहतर जीवन दिया जा सके, साथ ही नई मशीनों के प्रयोगों से इलाज को बेहतर बनाया जा सके। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,540 रुपये प्रति क्विंटल। अयोध्या मंडी में गेहूं बिका 2,585 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि आजमगढ़ मंडी में गेहूं के सौदे हुए 2,560 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब जानते हैं आलू के भाव। हरियाणा की अंबाला सिटी मंडी में आलू का भाव रहा 950 रुपये प्रति क्विंटल। बहादुरगढ़ मंडी में आलू बिका 1,200 रुपये प्रति क्विंटल पर और बल्लभगढ़ मंडी में आलू के सौदे हुए 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर। अब नजर डालते हैं सोयाबीन के बाजार पर। गुजरात की दाहोद मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,525 रुपये प्रति क्विंटल। धौराजी मंडी में सोयाबीन बिका 4,500 रुपये प्रति क्विंटल पर, जबकि हिम्मतनगर मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,250 रुपये प्रति क्विंटल। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। सर्दियों में पशुपालन में बढ़ जाती है जिम्मेदारी। आवाज से लेकर आहार में करने होते हैं कई बदलाव। जरा सी लापरवाही बन सकती है बड़ी परेशानी। क्या चले आ रहे देसी नुस्खे से बनेगी बात? बेहतर जानकारी के लिए देखिए सर्दियों में पशु प्रबंधन, आहार एवं देसी उपचार। इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव, सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही हैं नई ऊंचाइयां, किसान के लिए हैं वरदान। मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।